तो आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, तो जो केमिस्ट्री है हमारे एनवायरनमेंट में उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है। हमारी अर्थ होती है, उसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर का लेयर होता है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जहां पर हम रहते हैं, जहां पे हम रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फेयर होता है, जो कि सी लेवल से 10 किलोमीटर तक होता है। सी लेवल से लेकर 10 किलोमीटर तक होता है ये ट्रोपोस्फेयर, जिसमें एयर होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, हवा होती है, बादल होते हैं, बादल बनते भी यहीं पे हैं, तेज तेज हवाएं चलती हैं। इसको जो है ना डस्टी जोन बोला जाता है। यहाँ पे डस्ट काफी होती है, धूल कण वगैरह बहुत होते हैं। और इसके बाद आता है एक और लेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जो कि 10 to 15 किलोमीटर होता है सी लेवल से। ओके, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन, ये तीन गैसेस होती हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर होता है। ठीक है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर होता है अर्थ के सरफेस से, जो कि हमारी अर्थ को 99.5% ऑफ यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो यूवी रेडिएशन जो होती है वो काफी हार्मफुल होती है, इससे स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं अगर ये डायरेक्टली सन से अर्थ की तरफ आ जाए। जो हमारा ओजोन लेयर होता है ना, ये जो दिख रहा है ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर के ही अंदर होता है, वो हमें इससे बचाता है। तो हमें यूवी रेडिएशन की जो है वेवलेंथ याद रख लेनी है, 200 से 315 नैनोमीटर होती है। तो ये देख लो डायग्राम, यहां देख लो डायग्राम को। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसके अराउंड जो है ट्रोपोस्फेयर है, और उसके अराउंड जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, ओके। अब देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पता करते हैं हम, वो होता क्या है। अनडिजायरेबल चेंज इन सराउंडिंग हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग बींग्स। मतलब सराउंडिंग, जो हमारी सराउंडिंग्स में उसमें कुछ अनडिजायरेबल चेंज आ जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, और जिसका लिविंग बींग्स पर, जैसे पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े, पंछी हो गए, उन पे जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर ही एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बोल देते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक। ठीक है, तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, हम फर्स्टली जो है वो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो ट्रोपोस्फेरिक जो होता है, तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है वो उसमें दो तरह के पोल्यूशन होते हैं। वेट अ मिनट, आई हैव रिटन समथिंग एल्स। हाँ, चलो। और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है दो कारणों से होता है, गैसियस पोल्यूटेंट की वजह से होता है और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की वजह से। गैसियस पोल्यूटेंट्स में सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन का सल्फाइड आ जाता है, हाइड्रोकार्बन आ जाता है, एंड ओजोन आ जाती है, और अदर ऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं। जबकि पर्टिकुलेट पोल्यूशन में जो है मिस्ट, डस्ट, फ्यूम्स, स्मोक और स्मोक आ जाता है। स्मोक के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो ओजोन के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट जो है, कि अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हो ओजोन तो वो अच्छी बात है, जैसे ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि वो पोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, अब हम गैसियस एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स सॉरी पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या आ जाता है, हमने पढ़ा था कि सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये कब होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं? जब सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बर्न्ट होते हैं। जब वो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं जिनमें सल्फर होता है, उनके जलने पर जो है ये निकलते हैं। देखो, SO2 प्लस O2 जो है वो SO3 बना देता है, SO2 प्लस ओजोन जो है SO3 प्लस O2 बना देता है, और SO2 प्लस H2O2 जो है वो H2SO4 बना देता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना है। और SO2 जो है एक पोल्यूटेंट गैस है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक पॉइजनस गैस है
जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर देता है, जैसे कि अस्थमा, और ये दो बताए हुए हैं, आप नोट्स में देख लेना। और ये आईज को जो है इरिटेशन कर देते हैं, और फ्लावर वर्ड में जो है स्टिफनेस कर देते हैं, मतलब फ्लावर का जो वर्ड होता है वो बड जो होता है ना वो स्टिफ हो जाता है। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कब बनता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, एयर के जो हैं वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। सबको पता है कि एयर में यही मौजूद होते हैं। जनरली जो हैं ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पर जाकर। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है NO बना रहे हैं, लेकिन ये कब हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड्स पे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर NO2 बना रहे हैं। ठीक है, और NO प्लस O3 जो है वो मिलकर NO2 प्लस O2 बना रहे हैं। देखो ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो गैसीय एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वी ऑल नो दैट थिंग। और देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेजेस लीव्स, रिटार्ड रेट ऑफ photosynthesis also cause respiratory disease in children। देखो होता क्या है कि NO2 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में तो वो लीव्स को जो है वो डैमेज कर देता है, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है रिटार्ड कर देता है, मतलब उसकी स्पीड को कम कर देता है, और बच्चों में जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज कर देता है। ओके, अब हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। जब फ्यूल को जो है वो इनकम्प्लीटली उनको जलाया जाता है तब हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कोजिंग, कॉज ऑफ कैंसर, इनसे कैंसर होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन के ऑक्साइड जो गैसीय एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो कार्बन के दो जो हैं वो ऑक्साइड्स हैं जो कि गैसीय एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसकी कोई गंध नहीं होती, ना सुगंध ना बदबू। ठीक है, टेस्टलेस, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता है, हम आई थिंक देख भी नहीं सकते, हाँ आई थिंक नहीं देख भी नहीं सकते हम। और एक पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजनस क्यों होती है, क्योंकि ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है ब्लड में, जो कि आई थिंक ब्लड से भी जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है उससे भी काफी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और अल्टीमेटली अगर ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पर्सन इनहेल कर लेता है तो अल्टीमेटली वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, लेकिन ये पोल्यूशन का काम कैसे करता है, इसका कंटेंट अगर ज्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक पोल्यूशन का कारण है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, सन से जो है ना रेडिएशंस आती हैं। ठीक है, ये देखो रेडिएशन आई, और जो हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये जो है वो अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में वो रेस एंटर तो हो गई, लेकिन वो फिर वो बाहर नहीं गई, वो जो है उसी के अंदर जो है वो ट्रैप होकर रह जाती हैं। इस वजह से जो है पूरी अर्थ का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वो अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज करना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है किन गैसेस की वजह से होती है, वो उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोल देते हैं, जो कि ट्रैप होके अंदर ही रह जाती हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि प्राइमरी है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। फिर आता है मीथेन। ठीक है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। एक ओजोन आ जाती है, क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से ही जो है वो अंदर ट्रैप होके रह जाती हैं। फिर आती है N2O, जो कि फर्टिलाइजर्स और फॉसिल फ्यूल से निकलती है। और आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान पे रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन डिप्लेशन का एक कारण भी है, इसको फ्रियोन्स फ्रियोन्स की वजह से। ठीक है, और H2O वेपर्स यानी कि वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एसिड रेन के बारे में, ठीक है। तो हार्मफुल फॉर प्लांट्स एज इट डिजोल्व्स एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। ये हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए, बिकॉज ये जो है वो डिजोल्व कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, और उनको बहाकर ले जाती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। और ह्यूमन और एनिमल्स में जो है रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स कर देती है, मतलब सांस लेने वगैरह रेस्पिरेशन में दिक्कत की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है एसिड रेन। और ये बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को जो है वो डैमेज कर देती है, जैसे ताजमहल का वो था, ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल, कुछ एक बात है वो होता है, मतलब उसका जो ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना है, लेकिन उसमें थोड़ी ग्रेइश कलर आ रहा है, मतलब उसका वो शाइन जो है कम होती जा रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, मेरा मतलब है एसिड रेन की वजह से हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और SO2 और NO2 जो हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू एसिड रेन। जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं वो ऑक्सीडेशन करने के बाद और पानी से रिएक्ट करने के बाद जो हैं वो एसिड रेन को जन्म देते हैं, मतलब उसको उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, इसी की वजह से एसिड रेन होती है। pH ऑफ रेन वाटर इज 5.6 नियरली, जो रेन वाटर होता है उसका 5.6 होता है, लेकिन अगर इसका pH वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, कम होना मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाना, तो वो रेन जो है वो एसिड रेन बन जाती है। एसिड रेन का और क्या इंपैक्ट होता है, ये करोड्स पाइप्स, ये पाइप्स को करोड कर देती है एंड डिसॉल्व आयरन लेड कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर में आयरन लेड और कॉपर को जो है वो डिसॉल्व कर देती है, जो कि सही नहीं है, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके बॉडी में। हमने अभी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेजर कंट्रीब्यूटर हैं किसके, एसिड रेन के। तो देखो हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और H2CO3 बना ले रहा है। तो हमको पता है H2CO3 में H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव आयंस होते हैं, और जो चीज H पॉजिटिव आयन देती है वो एसिडिक होती है, तो भाई तो वो रेन एसिडिक ही होगी। सेम केस देखते हैं SO2 के साथ। SO2 जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फिर वो पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना रहा है। H2SO4 हमको पता है क्या होता है, H2SO4 एक एसिड होता है। NO2 और O2 जो है, NO2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना रहा है। HNO3 भी जो है वो क्या है, एसिड है। हाँ मैंने एक चीज गलत बोल दी कि CO2 और SO2 मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ऐसा नहीं है, हमने पीछे पढ़ा है। SO2 और NO2 हैं जो पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, हो रही ऑक्सीडेशन, और फिर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एसिड आ रहे हैं तो बस एसिड रेन बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी SO2 और NO2 आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू एसिड रेन, ठीक है। और SO2 और NO2 प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से ही निकलती हैं SO2 और NO2 गैसेज। अब हम ताजमहल डैमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ताजमहल जो है व्हाइट मार्बल से बना, मार्बल का फॉर्मूला कहता है CaCO3, ठीक है। देखो CaCO3 प्लस H2SO4, H2SO4 क्या आ गया, मान लो कि वो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा वो एसिड रेन कंट्रीब्यूट हो रही है, तो एसिड रेन आ रही है, मार्बल आ रहा है, दोनों रिएक्ट करके CaSO4 बना ले रहा है, CO2 और H2O। CaSO4 जो है एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि ग्रेइश कलर का होता है अगर व्हाइट मार्बल है, तो CaCO3 अगर व्हाइट है तो CaSO4 जो है वो ब्लैक कलर का आएगा। इस वजह से जो है तो इस वजह से जो है वो मार्बल का कलर जो है ग्रेइश होता जा रहा है। तो यही था ताजमहल डैमेज के बारे में। हम गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स कर चुके हैं, अब हम करेंगे पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, मतलब पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। अब हम बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्मोक। स्मोक कैसे बनता है, स्मोक और फोग जब मिल जाते हैं तो वो स्मोक होता है। अब जो स्मोक है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक क्लासिकल होता है और एक फोटोकेमिकल होता है, ठीक है। अब क्लासिकल जो होता है, सी से क्लासिकल, सी से कूल, तो ये ऐसे याद रखना कि क्लासिकल जो है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में अक्कर होता है। इसमें क्या होता है, स्मोक होता है, फॉग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये मिक्सचर जो है ना एक रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, इसलिए जो क्लासिकल स्मोक होता है उसको रिड्यूसिंग स्मोक भी बोल दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें फोटोकेमिकल की, तो इससे उल्टा ले लेना है कि ये वार्म
ड्राई और सनी क्लाइमेट में जो है अक्कर होता है। ठीक है, इसमें स्मोक आ जाता है, फोग आ जाता है, हाइड्रोकार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जो है वो हाई कंसंट्रेशन होती है। बोथ पैन एंड ओजोन एक्ट्स एज पावरफुल आई इरिटेंट्स। ये PAN, पैन और ओजोन जो हैं वो पावरफुल आई इरिटेंट्स की तरह काम करते हैं। पैन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, चलो ठीक है। और अब ये जो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं उसमें भी स्मोग आता है। स्मोग में भी फोटोकेमिकल स्मोग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कॉमन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ओजोन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, एक्रोलीन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है और पैन होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो HNu की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का एटम जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, अब वही ऑक्सीजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर जो है वो ओजोन बना लेता है। ठीक है, तो और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो ओजोन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये रहा वो रिएक्शन। देखो मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जब ओजोन से मिलता है, ओजोन ओजोन प्रोड्यूस हो रही है ना, ओजोन एक फोटोकेमिकल स्मोक की तरह काम करता है। ठीक है, देखो मीथेन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर रही है तो फॉर्मेल्डिहाइड बना रही है। फिर एक्रोलीन और एक्रेल्डिहाइड बोलते हैं वो बना रही है। फिर PAN बना रहा है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। पर ऑक्सी क्यों बोलेंगे इसमें? क्योंकि पर ऑक्सी लिंकेज लग रही है, इसलिए इसको पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं, जिसको हम पैन बोलेंगे। और यही पैन और ओजोन जो होते हैं वो पावरफुल आई इरिटेंट्स की तरह काम करते हैं। मे बी ये कभी PYQs में आ चुक मतलब PYQ है, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, जेईई मेंस में मे बी। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन तो हो गया, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में। इसमें होता क्या है? फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन होता है ओजोन का। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो UV लाइट की प्रेजेंस में जो है दो ऑक्सीजन के एटम्स में टूट जाता है। उनमें से एक एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर UV रेडिएशन की ही प्रेजेंस में ओजोन में टूट कर नहीं जुड़ कर जो है वो ओजोन बना लेता है, ओजोन का मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन UV रेडिएशन की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देते हैं और ये बना देते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ओजोन के साथ मिलकर ClO का फ्री रेडिकल बना देता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है साथ में निकल जाता है। अब ये ClO जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोरीन का ये बना देता है, फ्री रेडिकल बना देता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को साथ में रिलीज कर देता है। अब हम बात करेंगे ओजोन होल के बारे में। तो वहां पर जो ClO का जो फ्री रेडिकल आया था वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, जो कि H2O के साथ रिएक्ट करके, जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ऐसे ब्रेक डाउन करेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा और HOCl और HNO3 बन जाएंगे। अब HOCl जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो Cl बना देगा और Cl फ्री रेडिकल बना देगा और OH फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है, अब वहीं पर ये जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर Cl2 और HNO3 बना लेगा और वही HNu यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में Cl का फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है, इस वजह से जो है वो ओजोन की डिप्लीशन हो जाती है, इस वजह से ओजोन लेयर क्रिएट हो जाता है। अब देखो Cl का फ्री रेडिकल जो है वो मीथेन के साथ मिलकर CH3 का फ्री रेडिकल बना देता है और HCl बना लेता है। तो इस दौरान जो है वो ओजोन में एक होल क्रिएट हो जाता है। अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। मतलब वाटर पोल्यूट हो जाना, उसी को वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। इसके कॉजेज क्या हैं? एक पैथोजेंस है और एक ऑर्गेनिक वेस्ट है।
पैथोजेंस वो एजेंट्स होते हैं जिनसे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। अगर ये चीज पानी में आ जाए तो वो पानी को पोल्यूट कर देते हैं, और उस पानी को पीने से जो है वो लिविंग बींग्स जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा आ गया। यू नो व्हाट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज, जिसमें बैक्टीरिया होता है। उन बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ जाता है? एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ विद इन वाटर। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हुई हो, लेकिन वाटर में जो है वो एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ के जो है वो भी एक ऑर्गेनिक वेस्ट है। क्यों? वो ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है? आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ये होती है कि कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो एयर में हो सकती है, वाटर में हो सकती है, कहीं और हो सकती है। सो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है, अगर कोल्ड वाटर में जो होती है 10 ppm होती है पार्ट्स पर मिलियन, ओके, और एयर में जो होती है 2 lakhs ppm होती है। ठीक है, अब देखो अगर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो पानी में 6 ppm 6 पार्ट्स पर मिलियन से लेस देन हो जाए तो फिश की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, या तो वो डाई कर जाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, यही सब होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने बायोलॉजिकल लिख के काटा क्यों है? क्योंकि कई बार पीवाईक्यूज में आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी देते हैं और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी देते हैं, तो वहां पे हमारे कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो रिमेंबर कि दिस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जरूरत पड़ती है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक करने के लिए, प्रेजेंट इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, एक वाटर सैंपल की सर्टन वॉल्यूम में। ठीक है, उसी को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। कि मतलब जो एक हमने सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेना है। ठीक है, हमने एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेना है, वाटर का सैंपल ले लेना है, उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर होगा, और उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन लेगी उसको ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे, उसको कितनी डिमांड करेगा। तो एक तरह से बोल देते हैं ये क्या है कि ऑक्सीजन का पानी में कितनी मात्रा है उसका मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि बैक्टीरिया को कितनी डिमांड है ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन की। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है क्लीन वाटर में जो 5 ppm से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो पोल्यूटेड हो जाएगा, और 17 ppm जितना और उससे ज्यादा हो गया तो हाईली पोल्यूटेड, वेरी 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 मच पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो 10 to 15 ppm है। ठीक है, अब बीओडी के बारे में बात करते हैं। बीओडी वही बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को मेजर करने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली इसको ही यूज किया जाता है पता करने के लिए कि पानी पीने योग्य है या नहीं है। हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है? केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया डाइजेशन होता है उनका, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करती है पानी के अंदर केमिकल पोल्यूटेंट्स को। तो ऑब्वियस है कि बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उस दौरान, जब वो उनको ब्रेक डाउन करता है केमिकल पोल्यूटेंट्स को। तो जब वो ऑक्सीजन लेता है तो वाटर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से एक्वेटिक एनिमल डाइज, जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे मछली हो गई, कछुआ हो गया, मेंढक हो गए, वो जो है मर जाते हैं। ठीक है, मरते हैं इस वजह से। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस्ट हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी सबको पता है वो जो है वो खत्म होने लगती है या खत्म हो जाती है, तो उसी को यूट्रोफिकेशन बोल देते हैं।
अभी केमिकल पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ जाते हैं पानी में? ये दीज केम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? फर्टिलाइजर से, जिसमें फॉस्फेट होता है जो कि एल्गे को सपोर्ट करता है। एल्गे पानी का घास बोलते हैं आई थिंक। तो फॉस्फेट होता है फर्टिलाइजर में जो एल्गे को सपोर्ट करता है। डिटर्जेंट होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो बैक्टीरिया को ग्रो कर देते हैं। ठीक है, तो एल्गे भी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो एक्वेटिक एनिमल मरेंगे। बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा, है ना, तो भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, मतलब कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब है पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल, ये क्लींसिंग सॉल्वेंट है और कार्सिनोजेनिक है, तो ये भी केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं। इस वजह से ही जो है वो पानी में ऑक्सीजन की कमी आती है और एक्वेटिक लाइफ डाई हो जाती है। इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। मिथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड, पैडी फील्ड से जो है मिथेन निकलती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स, मतलब जो प्रकृति में जो है ना खत्म नहीं होते हैं अपने आप, जैसे प्लास्टिक हो गया, वो जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह से निकलते हैं ऐसे वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं। और फ्लाई ऐश जो होता है इनमें एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। और थर्मल पावर प्लांट जो है वो एसिड रेन का भी कारण बन जाते हैं, कई बार बन सकते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, गैस रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर। जो एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है वेजिटेशन का, उस दौरान जो गैस रिलीज होती है, गैसेस रिलीज होती हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग और कैंसर का कारण बन जाती हैं। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, ये चीजें भी याद रख लेना कि किसकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जैसे इसकी 50 ppm जितनी है उससे कम होनी चाहिए। अगर एक्सेस हो गई तो मिथ हेमोग्लोबिना नाम की बीमारी हो जाती है, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। और फ्लोराइड आयन जो होता है 1 ppm से जितनी या उससे कम होनी चाहिए। अगर इसकी कंसेंट्रेशन 2 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ, टीथ पे जो ब्राउन ब्राउन सा लग जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर होने लग पड़ता है, वो हो जाता है। अगर 10 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो बोन्स और टीथ पे जो है हार्मफुल इफेक्ट आ जाता है। और सल्फेट आयन की अगर 500 ppm से कम हो तो चलता है, लेकिन एक्सेस में हो जाए ये चीज पानी में तो लैक्सेटिक इफेक्ट हो जाता है, जिसको लूज मोशन बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। तो दस्त लगने का ये कारण भी हो जाता है। और लेड की जो है वो 50 ppb जितनी है उससे कम होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में कंसंट्रेशन। और हाँ, एक रिएक्शन ये भी है, इसको भी कर लेना, ये काफी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इनेमल है जिसमें फ्लोराइड आयन हो तो वो हार्ड हो जाता है। इनेमल का हार्ड होना जरूरी है, तो इसलिए 1 ppm होनी चाहिए। बड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो ब्राउन मोटलिंग हो जाती है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब किस मेटल की पानी में कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उसके बारे में, उसको याद करने का एक ट्रिक है। कद्दू में, फीका, आलू, क्यों, जनाब, ऐसे याद करना है। फिर लिखना है 0.005 ppm, 0.05 ppm, 0.2 ppm, 0.2 ppm, 3.0 ppm, 5.0 ppm। इसको ना बार बार लिख कर देखना, बार बार करते राइट डाउन करना, बार बार रटना, और फिर ये चीज याद हो जाएगी। कई बार PYQs में आ चुका है, इनमें से किसी एक दो को पूछ लेते हैं या फिर 3-4 को पूछ लेते हैं, बताओ कि किसकी कंसंट्रेशन गलत बताई हुई है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ आपका जो क्विक रिवीजन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का वो डन होता है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना इसको। मैं ये कहूंगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करते रहना, और इजी भी है, इसलिए मैं इसे पहले करा रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस on the first hand. Okay, so all the best.